सुप्रभात कक्षा 8 के छात्रों। आशा है मेरे सभी छात्र कुशल मंगल एवं प्रसन्न अपने अपने घरों में स्थित हैं। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आज की हमारी वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वह है उपसर्गः। उपसर्गः मतलब उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं ये संयोजनम में जो एक छोटा सा आपको अनुच्छेद दिया है इसका अर्थ समझाऊंगी। उसके बाद हम उपसर्ग की परिभाषा को समझेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। बच्चों, मैं हर कक्षा में आपको कहती हूँ, आज की कक्षा में भी आप लोगों से निवेदन है, कृपया पेंसिल अपने पास रखें और जो जो शब्द आपको थोड़े भी मुश्किल लगे या जिनका अर्थ आपको स्वयं ना समझ आए वह आप कक्षा में सुनते सुनते लिखते जाएं। ठीक है बच्चों? आइए। एकः बालकः ग्रामं गच्छति। एक बालक गांव जा रहा है। अब बालक एक वचन है इसलिए गच्छति में भी चिन्ह जो है गम धातु है और एक वचन लगा है। ठीक है बच्चों? तस्य मित्रम अपि नगरात् आगच्छति। उसका मित्र भी नगर से आ रहा है। तस्य पितामही तस्मै मिष्ठान्नं प्रयच्छति। उसके दादाजी ने उसको या उसके लिए मिठाई दी। प्रयच्छति मतलब क्या होता है बेटा? मतलब देना, मतलब किसी को देता है। ठीक है बच्चों? यच आपका दा धातु है जिसका अर्थ होता है देना। ठीक है? तस्य पितामह तम गृहात् बहि आनयति। उसके दादाजी तम उसको गृहात् घर से बही बाहर आनयति लाए। ठीक है? ये लाते हैं। ठीक है? जैसे आप अपने पापा के साथ या अपनी मम्मी के साथ या अपने दादा दादी के साथ बाहर घूमने जाते हैं, वैसे ही उस छोटे से बालक को उसके दादाजी बाहर लाते हैं। ठीक है? बही का मतलब, बही आपको पता है बाहर के लिए होता है और बही में आपकी पंचमी विभक्ति लगती है। आपको मैंने उपद विभक्तियाँ कराई हैं अच्छे से बच्चों, तो उसमें आपको मैंने मार्क भी कराया था कि बही या अलग होने के योग में हमारी पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है? तभी आपको दिख रहा होगा गृहात् में पंचमी विभक्ति, गृह शब्द रूप में पंचमी विभक्ति लगी है। तत्र एकः तडागः अस्ति। वहाँ एक सरोवर है। तड़ाग मतलब सरोवर या तालाब। ठीक है बच्चों? तड़ागे कमलम विकसति। सरोवर में या तालाब में कमल खिल रहा है। कमलम एक वचन है, उसी प्रकार विकसति में भी विक धातु है और आपका एक वचन लगा हुआ है। लट लकार एक वचन। ठीक है बच्चों? बालकः तडागम नीक्षा विहरति। बालक तालाब के पास, नीक्षा का मतलब होता है समीप, विहरती, विहरती में आपका घूम रहा है या घूमने साथ साथ जा रहा है, सैर कर रहा है। ठीक है? तस्मिन् एव काले पितामह आदिशति। उसी समय ही पितामह दादाजी ने आदेश दिया। ठीक है? उस तस्मिन एव मतलब उसी समय ही, उस ही काले समय ही दादाजी ने आदेश दिया, वत्स अधुना गृहम चल। अब आपको पता है आदेश के लिए आपका लोट लकार का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे चल में आपका वही लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो वत्स मतलब बच्चे या फिर अपने बहुत, जब आपका किसी चीज़ के लिए एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है तो उसी की तरह वो प्यार के लिए प्रेम पूर्वक बोल रहा है। वत्स अधुना अब, गृहम घर, चल चलो। ये चल आपका हिंदी वाला चल नहीं है, ये आपका संस्कृत का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का चल है। ठीक है बच्चों?
सायंकालः संवृतः। सायंकालः संवृतः मतलब सायंकाल शाम हो गई है, या अब शाम हो रही है। ठीक है। अब बच्चों, आशा है आपने ये पूरा अनुच्छेद बहुत ध्यान से सुना होगा, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हाइलाइटेड हैं, जैसे आगच्छति, प्रयच्छति, आनयति, विकसति, विहरति, आदिशति और संवृतः। बच्चों, आप में से कोई बता सकता है ये वर्ड्स क्यों हाइलाइटेड हैं? आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा, बट मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। बच्चों, इन सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जैसे आगच्छति में आ, प्रयच्छति में प्र, आनयति में आ, विकसति में वी, और विहरति में वी, और आदिशति में आ, और संवृतः में सम। तो बच्चों, ये सभी आपके क्या हैं? उपसर्ग। अब उपसर्ग होते क्या हैं आप देख सकते हैं। अगर आ नहीं लगता तो गच्छति का मतलब होता है जा रहा है, मतलब जाने के योग है, लेकिन आ लगने की बजाय आ लगने की वजह से उसमें जाने की बजाय वह आना हो गया। ठीक है बच्चों। आपका उपसर्ग लगने की वजह से हमेशा शब्द का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो जाता है। तो वही परिभाषा आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द या क्रिया के पूर्व जुड़कर, पूर्व मतलब उनसे पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें या उसको परिवर्धित कर दें, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग क्या होता है ये आपको समझ आ गया। आइए चलते हैं अपने अगले पृष्ठ पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उपसर्ग के लिए यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, ये आप सुनेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। उपसर्गेन धात्व अर्थो बलाद अन्यत्र नियते, प्रहार आहार संघार विहार परिहार वत। इसका अर्थ क्या है? उपसर्ग से धातु अथवा शब्द का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जाता है, मतलब बलपूर्वक उसका बदल दिया जाता है अर्थ। ठीक है, वो मतलब जो उसका अर्थ होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे हार को अगर हम प्र उपसर्ग लगा दे तो वो प्रहार बन जाता है। हार मतलब होता है हारना, लेकिन प्रहार का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना। और हार का ही अगर हम आ जोड़ दे तो आहार बन जाता है, जिसका मतलब होता है खाना खाना। अब हार में ही अगर सम लगा दे तो वो बन जाता है संघार, जिसका मतलब होता है किसी का भी विनाश करना या अंत करना। उसी प्रकार अगर वी लग जाए तो विहार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है घूमना। और परिहार मतलब कि किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना। तो आप देख सकते हैं एक हार शब्द था जिसका अर्थ था हारना, लेकिन इतने सारे उपसर्ग लगने के बाद आपका एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ बन गए। तो इसीलिए ध्यान रखिए, उपसर्ग अगर किसी भी धातु किसी भी शब्द के आगे लगता है तो वह उसका अर्थ पूर्ण रूप से बदल देता है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है बच्चे, शब्द नहीं होता। शब्द में जुड़ के ये शब्दांश एक नया शब्द बनाता है। ठीक है। अब उपसर्ग की वजह से उपसर्ग में लिंग और वचन के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22। तो ये ध्यान से रखिएगा, इसे नोट बना के अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा कि उपसर्ग की संख्या 22 होती है। और कौन से प्रकार के उपसर्ग होते हैं ये आपको यहाँ पे इस येलो बॉक्स में दिख रहा है, और इसी येलो बॉक्स को अपनी आप कॉपीज़ में भी बनाएंगे। अब अभी के लिए आप लोगों के लिए मेरे पास एक काम है। मैं आपको अभी कुछ उपसर्ग और उनके अर्थ दिखाऊंगी। आप वो अपनी कॉपी में लिखेंगे एवं उसका अर्थ समझ के उनके ऊपर वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये हमारे कुछ उपसर्ग हैं और उनका अर्थ, यानी कि जब भी कोई शब्द में इन उपसर्गों को प्रयोग में लाया जाएगा तो उस शब्द में अर्थ जो है, उस शब्द का जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं इसके अनुसार होगा। जैसे कि जब हम प्र उपसर्ग लगाएंगे
तो उसका जब भी कोई शब्द जिसमें उपसर्ग लगेगा, उसका अर्थ हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अधिकता, किसी चीज़ की उत्कर्षता, या उत्कर्ष मतलब खुश होने की बात, या गति यानी कि उसकी स्पीड, यश, उत्पत्ति एवं आगे चलने के बारे में बताएगा वह शब्द। परा, परा का मतलब होगा उल्टा, पीछे, अनादर, नाश आदि। तो बच्चों ये कुछ उपसर्ग हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें एवं इनके अर्थ को भी लिखकर याद करें, क्योंकि ये सभी उपसर्ग एवं इनके अर्थ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ आप सबने इन सभी उपसर्गों का और इन सबके अर्थों का एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इस स्क्रीनशॉट को देख के अपना कॉपी में एक ऐसी ही तालिका ज़रूर बनाइएगा। उपसर्ग की वह तालिका देखने के बाद अब आशा है आप लोग उस तालिका को अपनी कॉपी में अच्छे से पूरी करेंगे। अब आ जाइए बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक पे दोबारा। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास उपसर्गों की 22 संख्या दे रखी है। ये कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं जैसे कि प्र, सम, निस, दुर, नी, अति। आपने इन सब का अर्थ तो उस तालिका में समझ लिया। अब आपको अपनी कॉपी में और क्या कार्य करना है बच्चों, जैसे इसमें पद, क्रियापद और वाक्य प्रयोग हर उपसर्ग के साथ दिए हुए हैं, आपको इसी तरीके की एक तालिका अपनी कॉपी में भी हर उपसर्ग के लिए बनानी है, जिसमें आप पद, क्रियापद और वाक्य प्रयोग लिखेंगे। लेकिन जैसे इसमें पद आपके बहुत सारे हैं, क्रियापद बहुत सारे हैं, वाक्य प्रयोग 4 हैं, आपको अपनी कॉपी में पद 3 ही लिखने हैं, 3 ही क्रियापद लिखने हैं और 3 ही वाक्य प्रयोग करने हैं। चाहे वो प्र उपसर्ग हो, सम उपसर्ग हो, निस हो। जैसे निस के यहाँ पे 2 ही दिए हैं, तो एक मैं आशा करती हूँ आप अपने आप भी बना पाएंगे। जैसे निश्चितः, निश्चलः की जगह आप निस के साथ जोड़ के कोई और भी उपसर्ग का पद बनाने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही क्रियापद भी और वाक्य प्रयोग भी आपको 3 ही करने हैं। तो बच्चों ऐसे आपके देखिए इस पाठ्य पुस्तक में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 आपको ऐसे उपसर्ग दिए हुए हैं जिनके आपको पद, क्रियापद और वाक्य प्रयोग कराया हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ ये 11 के 11 उपसर्ग की पद, क्रियापद और वाक्य प्रयोग 3-3, केवल 3-3 आप अपनी कॉपी में करें। तो बच्चों आशा है इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं किम अधितम पे। तो बच्चों किम अधितम में हमें एक तरीके का आपको एक जिस्ट मिल जाता है पूरे पाठ का। तो आइए इसे पढ़ते हैं और अपने पाठ उपसर्ग को अच्छे से समझते हैं। शब्द अथवा क्रिया से पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है उपसर्ग शब्द नहीं शब्दों का अंश होते हैं, तो इसीलिए इन्हें शब्दांश कहा जाता है और ये क्रिया से पहले जुड़ते हैं, यानी कि किसी भी शब्द से पहले जुड़ते हैं और शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं प्रत्यय। उपसर्ग शब्दों और क्रियाओं का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या संपुष्ट करते हैं। तो बच्चों उपसर्ग जो है वो शब्दों का क्रिया या क्रियाओं का अर्थ जो है वो बदल देते हैं। यह हमने अपने पाठ में अच्छे से समझ लिया है, भली भांति इसके उदाहरण भी समझे हैं। अब अगला अर्थ देखिए, किसी शब्द अथवा क्रिया में एकाधिक उपसर्ग भी जोड़े जा सकते हैं। बच्चों ये तो एक बहुत ऑब्वियस ही बात है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि एक ही उपसर्ग आपका जुड़ेगा एक शब्द में, हो सकता है एक से अधिक भी उपसर्ग आपके एक ही शब्द में जुड़े। ठीक है बच्चों, उपसर्ग अव्यय का एक भेद होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत ज़रूरी बात है कि उपसर्ग अव्यय का एक भाग होता है, लेकिन अव्यय उपसर्ग का भाग नहीं होते।
ठीक है बच्चों, अब आशा है आपको पाठ ये उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कृपया करके आप मुझे कक्षा में बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो कक्षा में वह उस कठिनाई का समाधान निकाल सकें। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अगली कक्षा तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।